हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे प्रोनाउन और प्रोनाउन का ये लास्ट पार्ट होगा। और इस पार्ट में हम जो है क्या करने वाले हैं, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसका ओमिशन यानी कि ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन या नो यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का कहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, ये चीज़ जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि लास्ट पार्ट जो है लगभग 40 मिनट्स के आसपास जो है 39 मिनट्स के आसपास जो है बना था। तो हमने सोचा कि ज़्यादा बड़ा पार्ट ना हो, तो इसलिए हम जो है ओमिशन को नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो ये प्रोनाउन के लिए जो है लास्ट पार्ट रहेगा, बिल्कुल रूल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइजेज बचेंगे, वो हम जो है दूसरे फेर में या दूसरे फेज़ में जो है उनको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले रूल की बात करते हैं। जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर रहे हैं या फिर रिस्ट्रिक्टिव जो केस होता है उसका यूज़ कर रहे हैं हम। तो रिलेटिव प्रोनाउन में जो जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसको हम सेंटेंस से हटा देते हैं। अगर हम रिस्ट्रिक्टिव जो है यूज़ कर रहे हैं किसका, रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है, और वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम उसको हटा देते हैं। समझ में नहीं आई होगी बात, एग्जाम्पल से आएगी। ही इज़ द टीचर दैट यू लाइक मोस्ट। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव यूज़ कर रहे हैं हम अपने रिलेटिव प्रोनाउन का, जो कि हमारा है दैट। तो हम जो है क्या कर सकते हैं, ही इज़ द टीचर यू लाइक मोस्ट, ये जो चीज़ रहेगी ये सही रहेगी, और ये जो ऊपर वाला रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो हमने सेंटेंस लिख रखा है ये हमारा गलत होगा, ठीक है। उसके बाद द बॉय whom he struck was hurt, ऐसे ना बोल के द बॉय ही स्ट्रक वॉज हर्ट, है ना। तो ये कह सकते हैं हम। थोड़ा सा मुश्किल है इस चीज़ को समझ पाना, बट जैसे जैसे ज़्यादा एग्जांपल्स अगर हम देखें, ये सिर्फ लूसेंट की बात कर रहे हैं, और बुक्स या और पब्लिकेशन से हम इस तरीके से या इसी सेम रूल को हम अगर ढूंढेंगे तो एग्जांपल्स भी अलग मिलेंगे और चीज़ें भी समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमने क्या चीज़ें सोची थी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपनी सोच के हिसाब से नहीं चल सकते, है ना। जो स्किल IQ था अपना 11 के सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, लूसेंट को हम कंप्लीट कर चुके थे, 3-4 बुक्स को हमने आधा आधा लगभग कर दिया था, उनको आधा नहीं किया था तो 1/4 पार्ट तो जो लगभग जो है कवर कर दिया था। ब्लैक बुक के 2 चैप्टर्स कर चुके थे हम, बचता क्या था। तो और जो है अलग प्लेलिस्ट एक बनाते जिसमें हम सभी बुक्स का या सारी चीज़ों का जो है एक तरीके से निचोड़ डालते। तो बहुत सारे प्लान्स होते हैं, है ना। तो बहुत सारे प्लान्स होते हैं। वहाँ पे इतने सब्सक्राइबर्स थे, वीडियो डलते ही 100 व्यूज़ 200 व्यूज़ जो है वीडियोज़ लेने लग गए थे। तो ये चीज़ें होती हैं, चलो कोई नहीं, जो भी होता है होता है, ठीक है। अभी उस चीज़ को हम जो है भूल जाना चाहते हैं, बट जब भी बात चलेगी वो चीज़ें याद ज़रूर आती हैं ना, कोई बात नहीं। तो नोट दिया गया है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन को हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है या ऑब्जेक्ट की जगह पे जब हमने यूज़ किया है, तो उसके बाद हम जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, वो जो भी पर्सनल हमारे प्रोनाउंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि ही इज़ द टीचर यू लाइक हिम मोस्ट। अब यहाँ पे हिम की बात करेंगे ही नहीं, ठीक है, हिम की बात यहाँ पे करेंगे ही नहीं। ही इज़ द टीचर यू लाइक मोस्ट, सीधा मोस्ट हम जो है लिखेंगे, लाइक हमारी जो वर्ब है उसके बाद। बात दोबारा से सुन लीजिए आप क्या है ये, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है। बात क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्टिव केस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रखा है हमने, ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद उसको हम हटा देते हैं। जैसे जो ऊपर वाला रूल था उसी को और ज़्यादा डिफ़ाइन या उसी को एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है। क्या कहता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन था, जैसे इसमें हुम और दैट था, हमने जो है क्या कर दिया, उसको हटा दिया। तो वहाँ पे हम जो है ऑब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया गया है नोट में ही, वो क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में दे रखा है, हमें रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में दे रखा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन भी दी गई हो तो हम रिलेटिव प्रोनाउन को सेंटेंस से हटा नहीं सकते। देखिए
हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले प्रेपोजिशन दे रखी है, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन को उस जगह से हटाएंगे नहीं, ठीक है। तो हम रिलेटिव प्रोनाउन को रखेंगे। सेंटेंस क्या होगा, क्या चेंज होगा, देखिए एग्जांपल, ही इज़ द पब्लिशर अबाउट whom आई वॉज टॉकिंग। अब यहाँ पे whom है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, सबसे पहली बात तो ये है। और उससे पहले हमारा क्या है, उससे जस्ट पहले अगर प्रेपोजिशन दिया गया है तो हम अपने रिलेटिव प्रोनाउन में से रिलेटिव प्रोनाउन को तो हटा देंगे, लेकिन अपने प्रेपोजिशन को साथ में रखेंगे। उसको जो है क्या करेंगे, अरे भाई क्या है, दिमाग से चीज़ें निकल रही हैं। देखिए, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले अगर प्रेपोजिशन आता है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन या प्रेपोजिशन दोनों को ही रखेंगे। अगर हमने रिलेटिव प्रोनाउन को हटा दिया, जैसे कि ये सेंटेंस है और यहाँ पे हमने whom को नहीं लिखा है, तो ये सेंटेंस गलत है, ऊपर वाला सही है, ठीक है। अगर इसके आगे प्रेपोजिशन नहीं है तो ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है, लेकिन इसमें प्रेपोजिशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन को यूज़ करके रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देते हैं। जैसे कि ही इज़ द पब्लिशर आई वॉज टॉकिंग अबाउट, है ना। दिस इज़ द चेयर आई सिट ऑन। क्या कहा है इसने ये कहा है कि वर्ब के बाद अगर हम प्रेपोजिशन यूज़ कर देते हैं तो हम रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देते हैं। यहाँ पे टॉकिंग के बाद अबाउट प्रेपोजिशन को यूज़ किया, यहाँ पे सिट के बाद ऑन प्रेपोजिशन को यूज़ किया। नेक्स्ट पॉइंट है, रिलेटिव प्रोनाउन को हम अगर रिलेटिव प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है और कॉन्टिन्यूएटिव केस है, देखिए रिस्ट्रिक्टिव केस और कॉन्टिन्यूएटिव केस, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें थी, ठीक है, कल पढ़ी थी हमने रिलेटिव प्रोनाउन की ही। तो हम रिलेटिव प्रोनाउन को सेंटेंस से हटाते नहीं हैं। अगर हमारा जो है रिस्ट्रिक्टिव केस है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देते हैं। अगर हमारा कॉन्टिन्यूएटिव केस है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं हटाते हैं। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल whom आई लव, ठीक है। आई हैव अ बाइसिकल विच इज़ ओल्ड, ना whom को हटाएंगे ना विच को हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव यूज़ जो है हमारा यहाँ पे इस सेंटेंस में अपने जो रिलेटिव प्रोनाउन का है। विच को हम ऑब्जेक्टिव केस में अगर विच दे रखा है, विच जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, विच जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दे रखा है और कॉन्टिन्यूटी जो केस है उसमें हो, कॉन्टिन्यूएटिव केस में हो, तो हम इसका एंटीसीडेंट एक क्लोज अगर रखा हुआ है, इसका एंटीसीडेंट एक क्लोज है, एक वर्ड ना हो के एक क्लोज है, तो विच को सेंटेंस से हटाते नहीं हैं, ठीक है। तो ही इज़ ऑनेस्ट विच आई नो, ठीक है, तो यहाँ पे ही इज़ ऑनेस्ट जो है विच के पहले है, तो ये एक एंटीसीडेंट के रूप में दिया गया है विच के पहले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये पूरा क्लोज दिया गया है तो इसलिए हम जो है क्या नहीं करते हैं, अपने विच को हटाते नहीं हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, रिलेटिव प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस में अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको सेंटेंस से हटा नहीं सकते। जैसे कि ही इज़ द मैन हु हेल्प्स मी। अब यहाँ पे हु जो है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो हम उसको रिलेटिव प्रोनाउन अगर मैं कहना चाहूँ तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमारा ये किस प्रकार का है, सब्जेक्टिव केस का है, तो हम जो है इसको हटाएंगे नहीं, इसको एज इट इज़ रखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आ जाता है बी, ठीक है, और वर्ब जो बी है उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई भी नाउन का यूज़ कर रखा है, तो हम रिलेटिव प्लस के वर्ब बी को हटा सकते हैं। रिलेटिव और प्रोनाउन दोनों को हटा सकते, रिलेटिव प्रोनाउन और बी जो फॉर्म है हमारा वर्ब का उसको हटा सकते हैं। और इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वर्ब के बाद जो नाउन लिख रखा है, जो नाउन इन एपोजिशन की फॉर्म में होता है उसको हम यूज़ कर लेते हैं एज इट इज़। जैसे कि ही इज़ डॉक्टर D.N. झा हु इज़ आवर प्रिंसिपल। ही इज़ डॉक्टर D.N. झा आवर प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हु और इज़ दोनों को हम हटा सकते हैं। इज़ जो है हमारा यहाँ पे क्या है, बी का फॉर्म है वर्ब का, और हु हमारा यहाँ पे क्या है, जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इन दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं इस केस में। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस में अगर यूज़ कर रहे हैं
और इसके बाद फुल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन प्लस के फुल वर्ब के बदले हम पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। देखिए पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट्स में आप जो है ये चीज़ें जो है पढ़ते हैं, ठीक है, नॉन फाइनाइट्स में, है ना। लेकिन अभी ये चैप्टर हमने किया नहीं है तो कोई बात नहीं। तो क्या कर देते हैं हम, तब ये ऐसा हम कब करते हैं, ऐसा हम तब करते हैं जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ रिस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ही नोज द बॉय हु इज़ प्लेइंग विद माई सन, इसको हम क्या कर सकते हैं, ही नोज द बॉय हु इज़ प्लेइंग, हु इज़ को हम काट देते हैं और प्लेइंग विद माई सन जो है सीधा लिख देते हैं। यहाँ पे भी हम रिलेटिव प्रोनाउन और अपनी जो फुल फॉर्म या फुल वर्ब जो है उसको हम हटा देते हैं और सीधा अपना पार्टिसिपल के रूप में जो है, जो कि यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा था, क्योंकि इज़ प्लेइंग है ना, ये इज़ प्लेइंग है ना, ये यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है, प्लेइंग, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम इस प्लेइंग को मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं कह सकते, यहाँ पे ये क्या है, पार्टिसिपल है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को अगर नॉमिनेटिव केस में, रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग जो केस है उसमें यूज़ कर रहे हैं और इसके बाद बी का कोई भी फॉर्म दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, तो हम वर्ब बी के बाद एडजेक्टिव्स या अवेलेबल या पॉसिबल को यूज़ कर रहे हैं। वर्ड्स अवेलेबल या पॉसिबल वर्ड्स आते हैं, अवेलेबल हो या पॉसिबल हो, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन और बी को हटा के या बी की फॉर्म को हटा के सेंटेंस को किस प्रकार से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं दोनों के दोनों पढ़ेंगे। ही विल सेंड मी ऑल द बुक्स दैट आर अवेलेबल देयर। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे बी का फॉर्म है, उससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन है दैट और अवेलेबल भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि अवेलेबल या पॉसिबल में से एक वर्ड है। तो हम क्या करते हैं इसको, ही विल सेंड मी ऑल द बुक्स, यहाँ तक का ये फ्रेज़ हमारा पहले वाला या प्रिंसिपल क्लोज कह लो इसको, ये रख लिया हमने यूं का यूं, हमने दैट और आर को काट दिया, अवेलेबल देयर सीधा हमने लिख लिया। तो इस तरीके से हम अपने दैट यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन और अपना जो बी का फॉर्म है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। मार्च इज़ द ओनली मंथ दैट इज़ पॉसिबल, अब यहाँ पे पॉसिबल आ गया, तो मार्च इज़ द ओनली मंथ पॉसिबल, यहाँ पे दैट इज़ फिर से जो है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन और बी का फॉर्म है उसको हमने क्या किया, हटा दिया। सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं, यदि एक एंटीसीडेंट है उसके लिए हम नॉमिनेटिव केस के दो रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं। एंटीसीडेंट कितने हैं, एक है। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस कितने हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कितने हैं, दो प्रोनाउंस हैं। तो हम दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देते हैं और सेंटेंस को किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए, ही हैज़ इन्वाइटेड डॉक्टर यमुना हु लिव्स इन दिल्ली एंड हु कम्स हेयर वंस अ ईयर। अब ये हु जो है डॉक्टर यमुना के लिए लगाया गया है। अब पीछे वाला जो हु है उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन कैसे हटा सकते हैं, ही हैज़ इन्वाइटेड डॉक्टर यमुना हु लिव्स इन दिल्ली, यहाँ तक सेम है, एंड भी लगाया, हु जो है हमने हटा दिया, कम्स हेयर वंस आ ईयर, तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या काटा इस केस में, हु जो कि हमारा क्या था, एक्स्ट्रा रिलेटिव प्रोनाउन था, ठीक है, और वो भी किसका, सब्जेक्टिव केस का, या नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस एक ही बात होती है, ठीक है। मुझे नहीं लगता और सेंटेंसेस पढ़ने की ज़रूरत है। रिलेटिव प्रोनाउन रिमूव करना या ओमिशन करना या नो यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन के लिए लास्ट पॉइंट होगा। उसके बाद ओमिशन ऑफ एंटीसीडेंट, यानी कि एंटीसीडेंट को हमें कहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट के साथ एपोस्ट्रोफ एस या एपोस्ट्रोफ लगाते हैं हम, वो नहीं लगाना चाहिए। वहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, वहाँ पे हमने ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करना चाहिए। उससे भी हम जो है क्या कर सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं सेंटेंस का, जैसे कि देयर आर प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स, ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स, हम इसको क्या करेंगे, दीज आर द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स विच मस्ट बी ओबेड।
अब ये ऑर्डर्स हैं वो तो प्रिंसिपल के हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ही वहाँ से आए हैं। बात करते हैं रूल नंबर 1, ओमिशन ऑफ एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट को कहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं उसके लिए बात करते हैं, कुछ रूल्स बताए हैं। कभी कभी क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट को नहीं लिखा जाता है, मतलब छोड़ देते हैं, जैसे कि हु वर्क्स नोट शेल नोट एट। तो यहाँ पे ही जो है हिडन एंटीसीडेंट है, किसके लिए, हु के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा हु। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा होता तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं होता क्या, तो इसलिए। और एक सीधा इसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है ना, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, और हु वैसे भी सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, क्या ये दोनों किस प्रकार से काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार जो है लगता है या उसको यूज़ करते हैं, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम वर्ब का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट के नंबर, पर्सन और जेंडर के हिसाब से करते हैं। जैसे कि आई हु एम योर लीडर विल लीड यू। अब यहाँ पे हु के हिसाब से जो है हम इसको नहीं लिख रहे हैं, एंटीसीडेंट के हिसाब से हम अपने वर्ब को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट। कोई भी क्लोज है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन का केस वर्ब के साथ जो है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो है कैसा उसका रिलेशन है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। जैसे कि श्याम इज़ द बॉय हु डिड इट। श्याम जो है वो लड़का है जिसने ये काम किया है। बात क्या थी, जो कोई भी क्लॉज है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन का केस, वर्ब का जो केस है वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेशन कैसा है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। जैसे कि श्याम इज़ द बॉय हुम आई वांट। अब यहाँ पे हम जो है किस तरीके से, किस हिसाब से अपने रिलेटिव प्रोनाउन को हम यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ वर्ब फॉर्म किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, वो जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपने जो है रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड करता है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स कह रहा है ये, उसकी भी डिस्कशन कर ले, क्योंकि गहराई से डिस्कशन करना इसी को बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक एक पॉइंट। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है या प्रोनाउन आएगा है, तो प्लूरल नाउन या प्लूरल जो प्रोनाउन है उसके मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम वर्ब, प्रोनाउन या एडजेक्टिव या कोई और जो पार्ट ऑफ स्पीच है या चीज़ है उसको यूज़ करेंगे, यानी कि प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। जैसे कि अशोका इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट किंग्स दैट हैव ओवरलिव्ड नहीं। अब अशोका वन ऑफ द नोबलेस्ट। अब यहाँ पे नोबल के पहले जो द है उसके बाद प्लूरल नाउन आता है, अगर उसके पहले एडजेक्टिव भी यूज़ किया गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमारा नाउन तो प्लूरल ही होगा। और इस प्लूरल को देख के हम जो है यहाँ पे प्लूरल जो है वर्ब लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगर हम अशोका इज़ को हटा दें और इसको सीधा यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब जो है आती है, ठीक है। ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीख के आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले द ओनली वन ऑफ, उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद प्लूरल प्रोनाउन है या प्लूरल नाउन है, होगा प्लूरल ही, चाहे नाउन हो चाहे प्लूरल प्रोनाउन हो। तो वन के हिसाब से हम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सिंगुलर वर्ब या प्लूरल प्रोनाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज़ वर्थ रीडिंग। अब यहाँ पे वन को देख के हम जो है इस इज़ को लगा रहे हैं, किसी और चीज़ को देख के नहीं, इस हिज नॉवेल्स को देख के नहीं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नॉवेल्स नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस।
पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस के जो है पोजीशन क्या होती है। तो हमारे कुछ ही चीज़ें बचती हैं, तो जल्दी जल्दी हम जो है इनको कर लेते हैं। पोजीशन क्या होती है रिलेटिव प्रोनाउन की? रिलेटिव प्रोनाउन का पोजीशन जो है एंटीसीडेंट के बिल्कुल नज़दीक होता है, बिल्कुल पास में होता है। क्या होता है? द गर्ल हु कम्स आफ्टर इन इंग्लिश कम्स फर्स्ट इन इंग्लिश इज़ द डॉटर ऑफ माई नेबर मिसेस झा। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का पोजीशन जो है एंटीसीडेंट के बिल्कुल पास होता है। एंटीसीडेंट हमारा ये हो जाता है और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। नोट दिया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन को हम अपने एंटीसीडेंट से सेपरेट जो है कैसे लिखें। अगर इसको सेपरेट करना पड़ जाए तो हम क्या कह सकते हैं? द गर्ल इज़ द डॉटर ऑफ माई नेबर मिसेस झा हु कम्स फर्स्ट इन इंग्लिश। अब यहाँ पे हु जो है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन से हु जो है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, हमारा द गर्ल जो कि एंटीसीडेंट है उससे काफ़ी दूर पहुँच गया है। उसके बाद हम जो है बाकी के सेंटेंसेस जो है आप रीड करके देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर से बताएं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या चीज़ होती है? एक साथ जोड़ देते हैं हम दो या दो से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ जो है और वर्ड्स को जोड़ के या रिलेटिव प्रोनाउंस को जोड़ के हम क्या कर देते हैं, अपने जो है रिलेटिव प्रोनाउंस बनाते हैं। उनको हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे हु एवर, हु सो एवर, विच एवर, विच सो एवर, वट एवर, वट सो एवर, इन सभी को हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रूल नंबर 1 है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि ये सभी जो हैं हमारे, ये जो है एंटीसीडेंट के पहले यूज़ जो है नहीं होते हैं। ठीक है, एंटीसीडेंट के पहले यूज़ इनका नहीं किया जाता। उसके बाद हम क्या कहते हैं? उसके बाद नोट है whom so ever जो है इसको हम जो है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जानते हैं और इसके पहले भी हम जो है एंटीसीडेंट को यूज़ नहीं करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू जॉइन टुगेदर टू सेपरेट सेंटेंसेस। वो जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं और अलग भी कर देते हैं। कंबाइन कैसे करते हैं और जोड़ते कैसे हैं? सुमन स्टूड फर्स्ट इन द CBSE, ही इज़ माई सन। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, कंबाइन कैसे करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के साथ? सुमन, अब यहाँ पे सुमन हमने सब्जेक्ट के रूप में रखा, यानी कि इसको हम क्या कर रहे हैं, एंटीसीडेंट के रूप में ले रहे हैं। और हु जो कि हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है उसके साथ हम इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, सुमन हु स्टूड फर्स्ट इन द CBSE, सुमन जो कि फर्स्ट आई है या आया है फर्स्ट क्लास में, अपने CBSE एग्ज़ाम्स में, वो कौन है? वो मेरा बेटा है, वो मेरा सन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। ठीक है, इसमें ही को हमने काट दिया सब्जेक्ट में। ये सब चीज़ें हम किस में सीखते हैं? ये सब चीज़ें हम अपने क्लॉजेज़ में सीखते हैं। उसके बाद ये सेंटेंसेस हैं सारे, आप देख सकते हैं। इनमें से समझ में ना आए चीज़ें तो आप जो है ज़रूर से बताएं। यहाँ पे 10 सेंटेंसेस दे रखे हैं, सभी को आपने पढ़ के देखना है और फिर बताना है कि क्या दिक्कत आपको आ रही है। उस पर फिर सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगर इस तरीके से भी आपको समझ में नहीं आता तो हम अपने वाइट बोर्ड पे उस चीज़ को लिख के एक्सप्लेन करके बता देंगे। ठीक है, क्योंकि वाइट बोर्ड पे है ना सारी चीज़ें लिखना और फिर उन चीज़ों को समझाना और फिर बार बार इरेज करके फिर सारी चीज़ें लिखना और फिर रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए हम जो है बुक से सीधा PDF लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इस चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को ना बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सर इसमें नया क्या है कि आप तो देख के ही बोल रहे हो ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें देख के बोलने से ही काम चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ समय बोलना पड़ता है। अब देख के बोलने में तो मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ के और क्या कर सकता हूँ, रिकॉर्ड करके उसको डाल देता हूँ। अब 5-5, 4-4 रूल्स में भी 1-2 पेजेस ही पढ़ पाते हैं, उसमें 40-40 मिनट क्यों लग रहे हैं? फिर इतना टाइम मुझे कैसे लग जाता है? और बीच में ना मैं फालतू कभी बकवास करता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सेंटेंसेस यूजिंग विद रिलेटिव प्रोनाउंस, किस तरीके से हम जोड़ते हैं ये तो कोई ख़ास बात नहीं है, आप इसको जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 5 चीज़ें दी गई हैं। अगर
देख लेना आप, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ज़रूर से बताएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज है और इसका जो PDF है ना, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो है डाल रखा है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो बता सकते हैं आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। पहले हम फोर्स नहीं करते थे, बट अभी फोर्स करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, ठीक है। वीडियो को शेयर करना है और लाइक तो करना ही करना है, ताकि एक एनकरेजमेंट और एक सपोर्ट मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा वॉइस हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइजेज हमारी नरेशन की चलती रहेंगी, क्योंकि उनको बोर्ड पे बनाना ज़रूरी है, इसलिए हम उनकी एक्सरसाइजेज को चला रहे हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया है डालें, 1 वीक के अराउंड जो है हो चुका है, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं आगे डालने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।